स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने इस साल की शुरुआत में हमें चेतावनी दी थी कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए जो सेकेंड हाफ है इस कैलेंडर ईयर का वो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अब उन्हीं से जानते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। हमारे साथ हैं श्री रसेश शाह। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। एंड आई रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट जनवरी में जब हमने बात की थी तब आपने ये यू हैड रेज्ड द रेड फ्लैग कि ये शायद एक कंसर्न हो सकती है। द सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर might be more painful compared to first half. अब अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन मैक्रो लेवल पे भी एंड मार्केट्स में भी सही साबित होती लग रही है। सो इन अ वे यू आर राइट, बट आई एम श्योर यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। नहीं, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये जो ग्लोबल इवेंट और इंडिया की जो वीकनेस है, इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक वीकनेस एंड चेंज इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये एक्चुअली दोनों एक साथ में हो गया है और इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रक्चरली जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, एक्सपोर्ट है, जो करेंसी पे करंट अकाउंट गैप है, ये सब काफ़ी अभी भी कंसर्न वाले हैं क्योंकि इसका कुछ हल नहीं हुआ है। एंड वो जो ग्लोबल लिक्विडिटी सिनेरियो जो अच्छी थी, जो इसको काउंटर बैलेंस करते थे, क्योंकि लास्ट 3 साल में इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक हो गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया है। कुछ अच्छा हुआ है, लाइक इन्फ्लेशन कम हो गया है लास्ट 1 साल में, तो इन्फ्लेशन नीचे आया है। आफ्टर द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर केम इन, थोड़ा फिस्कल डिसिप्लिन भी आ गया है, तो कुछ अच्छी चीज हुई है 1-2, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी भी हल नहीं हुए हैं। और ये चेंज इन ग्लोबल सिनेरियो हैज़ अगेन क्रिएटेड काफ़ी प्रेशर आ गया अभी वापस। लेकिन अब एक चीज़ जो इस समय थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो अलग अलग गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वहाँ से जो नॉइसेज आ रहे हैं, अब जैसे हम पॉलिसी की भी बात करें, नाउ इट सीम्स आरबीआई इज रियली पैनिक्ड अबाउट करेंसी एंड दे आर नॉट कीन ऑन सॉवरेन बॉन्ड्स। देन यू हैव फाइनेंस मिनिस्टर कमिंग इन एंड सेइंग दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस ऑन द टेबल। अब ये जो इस तरह से कंफ्यूजिंग वॉइसेज आ रहे हैं इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये कितना सही है इस समय? ये एक्चुअली आई थिंक ये एक सबसे बड़ा वीकनेस है, बिकॉज इन्वेस्टर्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक इवन गवर्नमेंट में से भी कुछ अलग मिनिस्ट्री अलग अलग चीज़ एक मिनिस्ट्री कहेंगी कि एफडीआई लिमिट ओपन करना है, कोई मिनिस्ट्री बोलेगी नहीं करना है। सो बहुत कंफ्यूजन है। आई थिंक एक सेंट्रल वॉइस, एक सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए ऑन विच एवरीबडी, एंड जब तक वो पॉलिसी पे कॉन्सेंसस आता नहीं है तब तक एटलीस्ट इतना तो डिसाइड होना चाहिए कि कोई उस टॉपिक पे बात नहीं करेगा। एंड एटलीस्ट अगर वो आएगा तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। ये जो माहौल है इसमें इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी बहुत आ रही है। तो एंड काफ़ी कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेटर कोई भी स्टेटमेंट करता है उसकी बहुत इम्पैक्ट होती है, पीपल उसको बहुत एनालाइज करते हैं। और जैसे आपने देखा है यूएस में जो फेड गवर्नर है, उन्होंने काफ़ी ट्राई की है टू बी एज क्लियर एज पॉसिबल। करेक्ट, क्योंकि जब भी एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लैरिटी उनको दे। जब भी एनवायरनमेंट ओवर कॉन्फिडेंट है तभी हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट करनी है। लेकिन जब भी एनवायरनमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी स्ट्रेस है, तो उसको काउंटर बैलेंस करना है। उसको काउंटर बैलेंस करना है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस से। करेक्ट। बट इस समय आर यू कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट इट्स अ क्वेश्चन कि आर वी एट द बॉटम एज फार एज स्लाइड इन ग्रोथ एंड स्लाइड इन करेंसी इज कंसर्न, या फिर और डाउन साइड है यहाँ से? बिकॉज एट दिस पॉइंट ये भी क्लियर नहीं है दैट आर वी एट द बॉटम ऑफ इट। हमारा ये मानना है कि रूपी एट दिस रेट 60 में ये एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कैन ग्रो। नाउ क्या होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर रूपी 60 आई, अभी तक एक्सपोर्ट ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट को थोड़ा समय जाता है, देयर इज़ अ लैग इसमें इन्वॉल्व होती है। आई थिंक यूएस इकोनॉमी अभी अच्छी हो रही है। हमारा तो ये मानना है कि एक्सपोर्ट का अच्छा ग्रोथ होगा। तो आज आप देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंसी की थोड़ी वीकनेस तो एक्चुअली हर इकोनॉमी के लिए अच्छी है। हर इकोनॉमी ये फाइट करती है कि उनकी करेंसी थोड़ी वीक रहे तो उनको एक्सपोर्ट को एक्स्ट्रा ग्रोथ मिले। सो अगर फेल वैल्यू ऑफ द रूपी अगर 55-57 के आसपास है, हमारा मानना है 57 के आसपास है, 60
थोड़ी अंडर वैल्यूएशन है, लेकिन ये जो 4-5% की अंडर वैल्यूएशन है, ये आपके लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो सकता है। आपके एक्सपोर्ट्स ग्रो हो सकते हैं, इंपोर्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और ये ही काफ़ी है। आई थिंक एनेक्डोटली हम काफ़ी सुनते हैं कि लोगों ने फॉरेन हॉलीडेज कैंसिल कर दी है, वो भी इंडिया में हॉलीडे करते हैं, तो ये अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं है कि ये एडवांटेज हो सकता है। और हमारा मानना है कि ये आ जाएगा। आई थिंक एक्सपोर्ट ग्रोथ आएगा थोड़ा बहुत, इंपोर्ट थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, और ये जो गैप है अभी 4% करंट अकाउंट डेफिसिट है, गोल्ड एनीवेज थोड़ा स्लो हो रहा है, ये अगर 2 और 2.5 के बीच में आ जाता है तो इंडिया काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगी। और अदर साइड पे अगर एफडीआई खोल देते हैं, एफआई इन्वेस्टमेंट ईजी कर देते हैं, सो 2 से 3% करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में मैनेज हो सकता है। लेकिन सर इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि एक तो जो आपने कहा ना, इवन इफ यू लुक एट द लेटेस्ट एक्सपोर्ट डेटा, 14% ऑफ योर टारगेटेड एक्सपोर्ट अभी हुआ है। एंड सेकेंडली अगर ये चीज़ होनी भी है, जो सिग्नल रेगुलेटर से जा रहा है वो एक्चुअली उल्टा है, बिकॉज देन यू आर ट्राइंग टू डिफेंड करेंसी एट अ सर्टन लेवल, और उस वजह से यू आर सकिंग आउट लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम विच इज क्रिएटिंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो once again we are looking at a problem of direction, because one quarter believes that it may actually be an opportunity for us to increase exports, but a majority part of economy believes, or I would say the financial system or regulators believe कि ये बुरा है। See, ये क्या है, एक्चुअली ट्रेड ऑफ की बात है, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोई और एक ऑब्जेक्टिव को तो आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। सो अभी जो पॉलिसी है वो है कि रुपी को डिफेंड करने के लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रेड ऑफ कर देते हैं, लिक्विडिटी सकआउट करके, इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीज करके थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, और इससे जो आई थिंक रुपी है स्टेबल हो जाएगी। और एक ऑल्टरनेटिव है कि रुपी की जो अभी वीकनेस हुई है, 60 पे आया है, उसको एडवांटेज बना दें, और इंस्टेड ऑफ ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छा हम एक्सपोर्ट ग्रोथ को में इन्वेस्ट करते हैं और इसको एक एडवांटेज बना देते हैं। सो आई थिंक वो ट्रेड ऑफ जो है, अगर हम ट्रेड ऑफ करते हैं, एंड एटलीस्ट हमारा तो ये मानना है कि अगर ग्रोथ होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और ग्रोथ के साथ कुछ इश्यूज भी आते हैं, इक्वालिटी के इशू आते हैं, समटाइम्स योर करंट अकाउंट गैप कैन गो अप बिकॉज आपकी ग्रोथ आ गई वापस। लेकिन अगर इंडिया 7-8% के बीच में ग्रो हो सकता है तो काफ़ी प्रॉब्लम, आपके जो फिजिकल डेफिसिट के प्रॉब्लम है, काफ़ी करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम है, काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरा ही ओपिनियन है कि अगर ट्रेड ऑफ करना है तो ग्रोथ की और करिए, और रुपी थोड़ा आगे पीछे होगा तो वो अपने आप एक एडवांटेज भी हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए। डू यू एग्री विद सॉवरेन बॉन्ड इशू एट दिस पॉइंट? आई थिंक एनालाइज करना चाहिए, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज ने सॉवरेन बॉन्ड इशू किया है। इंडिया कुछ इतनी स्पेशल कंट्री तो है नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, इसको इवैल्यूएट तो करना चाहिए, और अगर करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये उसके प्रोज एंड कॉन्स अगर ट्रांसमिट हो जाते हैं तो मार्केट को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या है, इसकी एनालिसिस क्या है, इससे इंडिया को क्या एडवांटेज है, क्या नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन में वी शुड कीप इट ऑन द टेबल, और इंडिया अभी एक स्टेज पे आ गई है, इंडिया की इतनी ग्रोथ हुई है, हम लोग वी आर वन ऑफ द फ्यू इमर्जिंग मार्केट कि जहाँ पे सॉवरेन बॉन्ड हमने इशू किए नहीं है। करेक्ट। तो इससे काफ़ी एडवांटेज होगा। इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा इंडियन कॉर्पोरेट्स जो ओवरसीज बोरो करते हैं, उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। करेक्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मार्केट्स पर बातचीत करेंगे, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। वैसे ही बना हुआ है, हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाउ सर, कमिंग टू मार्केट्स, पहले मैं शुरुआत करूंगा उस क्वार्टर से जहां पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, विच इज़ बॉन्ड मार्केट राइट नाउ। जिस तरह से वहां पर हमने प्रेशर देखा है एंड द सॉर्ट ऑफ पैनिक दैट द बॉन्ड मार्केट इज गोइंग थ्रू थैंक्स टू करेंसी, इसे कितना जल्दी आप सेटल होता देख रहे हैं? बिकॉज मैक्रो इंडिकेटर्स आर नॉट शोइंग एनी रिलीफ इन द नियर फ्यूचर। आई एम होपिंग कि अगले 3-4 हफ्तों में ये थोड़ी ईज आउट हो जाए। अगर रुपी स्टेबल हो गई
तो लिक्विडिटी इन द बॉन्ड मार्केट, लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट कुछ इजी हो जाए, क्योंकि अगर इफ इट स्टेज लाइक दिस फॉर मोर देन 2-3 मंथ्स, इसे इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत आ जाएगा, इसके अपनी इकोनॉमी पे बहुत स्ट्रेस आ जाएगा और कॉर्पोरेट्स पे बहुत स्ट्रेस आएगा, कैश फ्लो का स्ट्रेस आएगा, अल्टीमेटली वो फिर बैंक्स पे आएगा और ये फिर एक स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा जिसका ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन था उसके फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए। सो आई एम होपिंग कि समवेयर अगस्त सेकेंड हाफ में ये सब थोड़ा लिक्विडिटी ईज ऑफ होनी स्टार्ट हो जाए और होपफुली 1-2 महीने के बाद थिंग्स वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर आएंगे नहीं तो बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगी, उससे काफ़ी इकोनॉमी पे अफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन पे अफेक्ट होगा, स्लो डाउन और भी हो जाएगा। सो और कंपनीज, आई थिंक एसेट क्वालिटी कंपनीज के कैश फ्लो पे बहुत असर होगा। सो इसकी आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी हो सकते हैं इफ दिस स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट इज दैट अ रियल पॉसिबिलिटी? इनफैक्ट कल भी हमने देखा एक बैंक ने रेट हाइक किया है, बेस रेट में बढ़ोतरी की है, एंड दिस नॉइज वी हैव बीन पिकिंग अप फ्रॉम बैंक स्ट्रीट की ये करना पड़ेगा अगले 3-4 हफ्तों में। इनफैक्ट SBI वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से कि अगले 3-4 हफ्तों में इफ बोरोइंग कॉस्ट डजंट कम डाउन तो उनको भी हो सकता है शायद कंसिडर करना पड़े। इज दैट अ रियल पॉसिबिलिटी एट दिस पॉइंट? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर रूपी पे प्रेशर अगर इफ इट इज स्टिल देयर और RBI ये टाइट मॉनेटरी कंडीशंस है उसको मेंटेन करती है तो वो तो पॉसिबिलिटी हो ही जाएगी। सिस्टम प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्योंकि बैंक्स 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्ते तक वेट करेंगे, उसके बाद उनको भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग अगर ऊपर जाती है तो वो भी अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज खरीदेंगे। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म पेन्स जो है वो बैंक दे विल अब्सॉर्ब इट। बट अगर उनको अगर ये थोड़ा भी महसूस होता है कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये चलने वाला है, सो then to everybody will have to adjust, and interest rate for the economy will go up by at least 150 basis points over a period of. To answer your question, are people prepared for it? As of now नहीं, लेकिन अगस्त में जैसे 1 हफ्ता होता है, 2 हफ्ता होता है, क्योंकि आज भी हुआ है उसके लिए भी कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। कॉर्पोरेट इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 4 weeks। करेक्ट। सो आई थिंक प्रिपेयर हो या ना हो, अगर हो गया तो पीपल विल एडजस्ट टू इट। बट ये जो 100-150 बेसिस पॉइंट्स आपने कहे, दैट्स ओवर अ पीरियड ऑफ व्हाट, लाइक 6 months या फिर इस फाइनेंशियल ईयर में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक स्लोली इंक्रीज होगी। आई थिंक 50 to 100 बेसिस पॉइंट तो अगले क्वार्टर में ही हो जाएंगे। अगर अगस्त के एंड में conditions remain the same, then over the next 4-5 months you should expect 100 to 150 basis point rise. All right. जो बाकी मार्केट्स हैं उसकी बात करते हैं। हमने काफ़ी कुछ क्राइसिस कुछ पॉकेट्स में क्रिएट होते देखे हैं, जैसे रिसेंटली वी सॉ इन एग्री कमोडिटीज ऑल्सो कुछ इश्यूज हुए थे, पे इन पे आउट से भी इशू हुए हैं ऑन सम एक्सचेंजेस। उसमें कुछ रेगुलेशन की इश्यूज भी हैं। रेगुलेटर्स हैव अ व्यू कि दे आर नॉट गवर्न्ड बाय देम, तो दे डोंट हैव अ डायरेक्ट इंटरवेंशन। बट इस तरह के इकोनॉमिक माहौल में व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ वेरी थिन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, उसमें इस तरह के क्राइसिस होना, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? नहीं, ये अगेन कॉन्फिडेंस को हार्म करेगा। आई थिंक ये जो एसेट क्लास आ रहे हैं नए कमोडिटीज मार्केट, करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये नए एसेट क्लास थे इक्विटी के अलावा। लेकिन ये मार्केट इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये हर मार्केट को कहीं ना कहीं से थोड़ा शॉक आया है। आई थिंक ये अगर इसको क्लीन अप हो जाता है तो ये ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस एडिशनल एसेट क्लास तो अच्छा ही है मार्केट के लिए। लेकिन ये तो रहेगा। और अभी क्या हुआ है, when the prices are falling, so last 6-8 महीने में commodity prices have been falling, gold prices have been coming down, agri commodity prices have been coming down, और जो asset class में जब भी प्राइस नीचे आते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अभी लास्ट 1 महीने में बॉन्ड प्राइसेस have come down, तो उसे म्यूचुअल फंड को स्ट्रेस हुआ है, काफ़ी इन्वेस्टर्स को स्ट्रेस हुआ है। तो जहाँ पे एसेट प्राइस फॉल होते हैं वहाँ पे क्राइसिस होता है। तो आई थिंक द आइडिया शुड बी दैट गवर्नमेंट की जो भी एक्शंस है, गवर्नमेंट की जो भी कम्युनिकेशन है, शुड हेल्प स्टेबलाइज एसेट प्राइस रादर देन एसेट प्राइस और भी गिरे उनके कुछ एक्शन। ऐसा होना अच्छा नहीं है। बट आर वी लुकिंग एट सिमिलर सिचुएशन इन गोल्ड ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे भी इम्पोर्ट जिस तरह से गिरा है,
अगर फिजिकल सेटलमेंट में प्रॉब्लम होती है गोइंग फॉरवर्ड, तो विल नॉट दैट क्रिएट पैनिक इन द सिस्टम? इट विल क्रिएट, क्योंकि इंडिया में कुछ हद तक तो कंजम्पशन के लिए गोल्ड है ही, क्योंकि आज वॉट एवर यू से, अगर कल्चरल है कि सोशल है, जब भी शादी होती है वेदर रिच फैमिली पुअर फैमिली, वो गोल्ड तो बाई करते ही है। लेकिन एक चीज़ है कि कंट्री में भी बहुत गोल्ड है, कंट्री में गोल्ड रिजर्व्स बहुत है। हम लोगों ने अभी तक ऑन अ वॉर फुटिंग कुछ उसका इलाज नहीं किया है कि हाउ डू वी हार्नेस इट सो दैट जो कंट्री की गोल्ड है वो ही चर्न हो जाए जो कंजम्पशन डिमांड है उसके लिए। क्योंकि इंडिया में जब तक शादी होती है और काफ़ी शादियाँ होती है गिवन और डेमोग्राफिक जो है, ये गोल्ड की डिमांड तो रहेगी। लाइक बेसिकली रिच पीपल बाय रियल एस्टेट, पुअर पीपल बाय गोल्ड, वो वो भी है इंडिया में। तो अगर वो है तो वो कंजम्पशन को कैसे मीट करेंगे? आई थिंक अभी तक हम लोग इंपोर्ट से मीट करते थे, लेकिन अगर अभी हमारा खुद का स्टॉक इतना बड़ा है कंट्री के अंदर, तो उसको रीचर्न करके, स्क्रैप भी काफ़ी होता है इंडिया में गोल्ड, अगर उसको एफिशिएंटली रीचर्न करते हैं और वो थोड़ा वॉर फुटिंग पे अगर एक प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया का गोल्ड इंडिया के कंजम्पशन के लिए काम आए, सो दैट वी डोंट हैव टू इंपोर्ट गोल्ड, वो अच्छा रहेगा। आई थिंक कुछ आइडिया आई है गोल्ड बॉन्ड की, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स की, लेकिन उसको थोड़ा वॉर फुटिंग पे, क्योंकि हर्डल्स तो आएंगे, टीथिंग प्रॉब्लम्स तो आएंगे, क्योंकि आप एक कुछ नया सॉल्यूशन लाते हैं। लेकिन आई हैव सीन के मार्केट में जब भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट से हम इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट की डीमैट अकाउंट हो गए, जब भी फ्रॉम T+20 से T+2 पे हम सेटलमेंट साइकिल लेके आए, ये सब भी हर्डल्स थे, टीथिंग प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन से काम होता है ऑन वॉर फुटिंग पे, ये प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। करेक्ट। चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इक्विटी मार्केट्स के बारे में, बिकॉज इनफैक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ आई, गोल्डमैन सैक्स ने भी डाउनग्रेड किया है इन्वेस्टमेंट जो स्टेटस है हमारा उसे, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। माय क्वेश्चन इज, आर वी रियली लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड रिकवरी इक्विटी मार्केट्स में इन द नियर फ्यूचर? सी, आई थिंक इक्विटी मार्केट्स को एक जो अच्छा बेनिफिट हो रहा है कि कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, इट इज नाउ एक्चुअली करंटली द सेफेस्ट इन दैट सेंस। कमोडिटीज में काफ़ी फॉल आया है, बॉन्ड में काफ़ी फॉल आया है। लास्ट एक साल से सब इन्वेस्टर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे, म्यूचुअल फंड्स में बहुत फ्लो आए थे उनके बॉन्ड में, क्योंकि हर कोई कन्विंस था कि इंटरेस्ट रेट तो नीचे ही आने वाले हैं। तो बॉन्ड मार्केट वाज अ वेरी इजी कॉल। तो आई थिंक अभी हम जो देख रहे हैं, रियल एस्टेट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें उतनी लिक्विडिटी होती नहीं है। सो आज अगर एवरेज इन्वेस्टर है तो उसके पास है चॉइस क्या है, आइदर कीप द मनी इन द बैंक और इन्वेस्ट इन सम एसेट क्लास जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा। सो कंपेयर टू दैट, आई थिंक इक्विटी मार्केट्स का लास्ट 3 साल में जो माहौल रहा है, जो इक्विटी मार्केट्स हैव बीन सप्रेस्ड एंड ऑल, उसकी वजह से आई थिंक इक्विटी मार्केट्स लुक थोड़ा मोर ईजियर टू इन्वेस्ट। बट इक्विटी मार्केट में भी एक एक्चुअली हाफ द मार्केट जो स्मॉल कैप मिड कैप है, उनके प्राइसेस तो बहुत करेक्ट हो गए हैं। और जो बेल वेदर स्टॉक्स है, जो लार्जर स्टॉक्स है, वो थोड़े एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को चूज करना है अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, इक्विटीज नाउ लुक्स फेली ओके। बट एट दिस पॉइंट, इवन इफ वन हैज टू इन्वेस्ट and looking at the numbers which we have had so far, जिस तरह के numbers हमने देखे हैं, आप comfortable कहाँ पे हैं इस समय investment के लिए? Sectorally, if you have to take a view. Sectorally, actually there are quite a few strong sectors तो always होते हैं। और
अल्टीमेटली आई शुड ऑल्सो से इक्विटी मार्केट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन अगर इकोनॉमी में आई थिंक वी ऑलरेडी सीन अ 5% ग्रोथ, अभी और खराब और कितना हो सकता है। तो अगर और खराब नहीं होता है तो इक्विटी मार्केट्स भी खराब विल नॉट फॉल एज मच। और यहाँ पर अगर आप सेक्टर्स देखते हो तो काफ़ी सेक्टर्स है, लाइक एक तो आईटी सेक्टर है जहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक तो रूपी फॉल है, यूएस इकोनॉमी की रिकवरी हो रही है, और आई थिंक आईटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो वी आर सीइंग दैट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर फाइंडिंग कॉन्फिडेंस कि आईटी सेक्टर में है। आई थिंक कुछ कंपनी फार्मा में भी अच्छा है अभी भी। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ गुड फार्मा कंपनीज वेयर अभी भी ग्रोथ काफ़ी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। वी आर सीइंग टेलीकॉम अभी आ रहा है वापस, आई थिंक आफ्टर 4-5 ईयर्स साइकिल उनके रिजल्ट अभी इम्प्रूव होने चालू हुए हैं। कंपनीज ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग की है, स्टेबलाइज किया है ऑपरेशंस को, तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। आई थिंक 1-2 महीने के बाद बैंक्स में भी वो वापस इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि बैंक्स की वैल्यूएशन बहुत कम हो गई है। अभी ये जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल जो चेंज हो गई उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस है। सो इन्वेस्टर्स के लिए अभी बैंकिंग सेक्टर इतना फेवरेट नहीं है। लेकिन अगर इंडिया के लिए आप अगर 5 साल 10 साल की होराइजन में देखते हैं तो बैंक्स हैव टू डू वेल, बैंक्स में अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। और अच्छा न्यूज़ है कि बैंक्स के वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं इवन एज वी स्पीक। बट एफएमसीजी, आर यू कंसर्न अबाउट वैल्यूएशन? आई थिंक एफएमसीजी में काफ़ी ओवर ओनरशिप हो गई है, वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है, ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि वो साइकिल अभी सैचुरेट हो गई है, वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। और हम अभी देख रहे हैं कि लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एफएमसीजी से आईटी में स्विच हो रहे हैं। बट ये कहना सही होगा कि वी आर नॉट लुकिंग एट सीरियस री रेटिंग अपवर्ड्स ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स एट दिस पॉइंट? क्या कहना सही होगा? बिकॉज एक ऐसा सेक्शन था जो बिलीव करता था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर कि जो सेकेंड हाफ होगा इस कैलेंडर ईयर का, उसमें वी में एक्चुअली मेक अ न्यू हाई, ना सब्सटेंशियल न्यू हाई। नहीं, वो आई थिंक थोड़ा हार्ड ही होगा, क्योंकि टू गेट अ री रेटिंग डन काफ़ी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा ऑप्टिमिज्म आना चाहिए, ग्रोथ आना चाहिए। इक्विटी मार्केट्स जो अल्टीमेटली है वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स आर ऑलवेज लुकिंग एट द फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर ब्राइट है, सो आई थिंक फॉर ऑल दैट टू हैपन इंटरेस्ट रेट्स हैव टू कम डाउन, बिकॉज ओनली इन फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स all over the world equity markets do well. When interest rates are low, equity markets do well. When economic growth is accelerating is when equity markets do well. जहाँ पे business confidence high है वहाँ पे equity markets do well. So अगर आप देखेंगे जो correlation होता है कि क्या माहौल है जहाँ पे equity markets की performance अच्छी होती है और क्या क्या होता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी, ऑल दोज इंडिकेटर्स आर देयर। जब तक वो इंडिकेटर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी नहीं, आई थिंक इक्विटी मार्केट्स का री रोटिंग होप नहीं करना चाहिए। बट मैंने कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें। बट अगेन लाइक यू सेड इट्स लिंक टू ग्रोथ टू सम एक्सटेंट। ग्रोथ पर आपकी उम्मीद क्या है? बिकॉज एक सेक्शन ऐसा है विच हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सब 5% ग्रोथ, एंड सेकेंडली अगर वाकई 5% के नीचे ग्रोथ होनी है तो क्या वो करंट वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड इन है मार्केट में? आई थिंक करंटली जो मार्केट के वैल्यूएशंस है, इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस है, ये अबाउट 5 के आसपास के है। एंड काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने कहा है 5 to 5.5, इवन आरबीआई's इंडिकेशन इज अराउंड दैट। तो अभी वो इन्वेस्टर्स ने फैक्टर किए हैं। अगर ये आरबीआई की जो पॉलिसी है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इफ दिस कंटिन्यूज फॉर 2-3 मंथ्स एंड उसकी जो इफेक्ट इकोनॉमी पे आएगी वो अभी तक फैक्टर नहीं हुई है। बट वो हमें मे बी एंड ऑफ अगस्त अर्ली सितंबर तक मालूम होगा कि अगर लिक्विडिटी टाइटनिंग, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग साइकिल स्टार्ट होती है तो उसमें थोड़ा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर आएगा, एंड देन इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट also factoring that in. So, but you don't suspect growth below 5%? आपको लगती है इसकी I mean, क्या ये कहना सही होगा कि probability बढ़ी है इसकी सब 5% ग्रोथ की? I think it's very hard to say. As I said, अभी जो conditions है लिक्विडिटी के जो I think मानसून अच्छा है, एग्री प्राइस कम हो गए, इन्फ्लेशन कम है, वो भी अच्छा है। और ये भी इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में स्पेंडिंग भी होती है तो थोड़ा मोर कंजम्पशन होगा, उससे भी थोड़ा ग्रोथ को फिलिप मिलेगी। तो काफ़ी अनसर्टनिटी है,
एक साइड पे लिक्विडिटी कंडीशंस है, एक साइड पे ये सब ऑल द अदर कंडीशंस आर देयर, सो आई वुड से 5 हो सकता है, बट वी जस्ट हैव टू सी एंड एडजस्ट इट एज थिंग्स इवॉल्व। लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपको लगता है इलेक्शंस की अनाउंसमेंट इटसेल्फ एक बड़ा ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए साबित होगा? बिकॉज एटलीस्ट द मार्केट विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू गवर्नमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रिफॉर्म्स इफ वी गेट अ स्टेबल गवर्नमेंट। हो सकता है, एज आई सेड मार्केट्स ऑप्टिमिज्म पे ही इट गोज ऑन ऑप्टिमिज्म इक्विटी मार्केट्स में। सो अगर एक्सपेक्टेशंस कम है एंड इलेक्शंस आते हैं, देन पीपल विल फील कि एटलीस्ट इसके बाद विच एवर गवर्नमेंट कम्स, एटलीस्ट उसके बाद थोड़ा एक्शन होगा, थोड़ा इकोनॉमी में फॉरवर्ड मोमेंट आएगा, कुछ सर्टेनिटी आएंगी वापस, तो ये सब हो सकता है। हार्ड टू से, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। ऑलराइट, चलिए उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात होगी विल बी इन बेटर सेट ऑफ सिचुएशन देन द करंट वन। थैंक यू सर। थैंक यू भैया।